दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन उसी गलत फैसले की वजह से उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में ही महानगर एक ज़िला पड़ता है, अब कानपुर। उसी का ही एक राजीव नगर जाना माना इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं अब्दुल रशीद, जिनके टोटल 3 बेटे होते हैं और 4 बेटियां होते हैं। घर में जो सबसे बड़े बेटे 2 होते हैं, उनकी शादी तो ऑलरेडी कैसे ना तैसे वह खुद कर चुके होते हैं, लेकिन उनके घर में एक अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है। काफ़ी चंचल होती है और चालाक होती है, लेकिन जैसे शादी की ज़रूरत पहुंचती है तो उसकी शादी जो होती है इधर अब्दुल रशीद बड़े तौर तरीके से कर देते हैं। लेकिन घर में अब दूसरे नंबर की जो बेटी होती है, अब जैसे ही अब पढ़ाई पूर्ण कर लेती है, पूर्ण करने के बाद बड़ी जल्दी जो होती है उसकी शादी अब्दुल रशीद कर देते हैं, और घर में सिर्फ एक बेटा और साथ में 2 बेटियाँ ही अब शादी के लिए बच जाती हैं, जिसमें तीसरे नंबर की उनकी बेटी होती है अब शमीम बानो, और सबसे छोटी इधर आफरीन बानो होती है। और घर में एक बेटा वही छोटा बचता है अतीक अहमद। लेकिन अतीक अहमद जो होता है वहीं पास एक प्राइवेट कंपनी होता है जिसमें बेल्ट बनता है, अब उसी में जाकर मेहनत मजदूरी करता है। लेकिन इधर अब्दुल रशीद जो होते हैं अपने बेटे के साथ उसी कंपनी में वह भी अब मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी हैसियत जो होती है इस तरह नहीं होती कि अपने बेटियां की जो शादी होती है अब तौर तरीके से आदत चल कर अब करा पाएँ, जिसकी वजह से अब जी तोड़ मेहनत भी करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे सुबह का टाइम होता है तो अब्दुल रशीद अपने बेटे अतीक को अपने साथ लेते हैं और फैक्ट्री में चले जाते हैं, और शाम को कभी 8 बज जाता, कभी 9, कभी 10 बज जाता तो अपने घर वापस लौटते हैं। सिर्फ उनके घर में अपनी दोनों बेटियां इधर अब शमीम और साथ में आफरीन ही अब बच पाती थीं। रोज़ का यही रूटीन होता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 11 दिसंबर का ही। अब जैसे सुबह का टाइम होता है तो इधर अब्दुल रशीद अपने बेटे अब अतीक अहमद को लेते हैं, लेने के बाद अपनी कंपनी चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब शाम का 6 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी बीच इधर शमीम की अपनी बड़ी भाभी होती है, मौके पर खीर लेकर वह जैसे ही अब शमीम के दरबार पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद अब शमीम नाम की आवाज़ लगाती हैं, लेकिन दरवाज़ा लगभग 3 से 4 मिनट ना खुलता है। लेकिन घर के अंदर कुछ देर बाद आफरीन निकलती है और भाभी को अपने देखती है तो उनके हाथ में एक खीर का कटोरा होता है। वही कटोरा जो होता है उसकी अपनी जो भाभी होती है अब जरीना तुरंत वही कटोरा आफरीन के हाथ में पकड़ा देती है और कहने लग जाती है, काफ़ी देर हो गया, दरवाज़ा क्यों ना खोल रही थी। अब जैसे ही आप बात सुनने के बाद आफरीन उसी समय हाँफते डाँपते करने लग जाती है। घर में बड़ी बहन की बेरहम तरीके से किसी ने हत्या कर दी है। अब जैसे ही आप बात सुनने के बाद जरीना वहीं घबरा जाती है, लेकिन आफरीना कहने लग जाती है कि भाभी जी चलिए एक बार बड़ी बहन को देख तो लीजिए। लेकिन जरीना की हिम्मत नहीं होती कि जाकर अंदर घटनास्थल का नज़ारा देखे, और जरीना के जो पैर होते हैं वह पीछे चले जाते हैं। जरीना इशारा मारती है कि जाकर इस चीज़ की सूचना पड़ोसियों को दो। यह बात जैसे ही आफरीना सुनती है तो जरीना के द्वारा अब जाती है, साइड में एक गिमटी होता है, उसी गिमटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है सलमान, उसी के सामने इधर आफरीना
अपनी बहन की बात बताना जब शुरू कर देती है तो वह बात सुनने के बाद सलमान पूरी तरह से डर सा जाता है। उसका भी जो हिम्मत होता अपना जवाब दे जाता है कि इधर अफरीन के घर में अकेले जाया जाए। और सलमान उसी वक्त अपने पड़ोसियों के पास जाता है, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की सूचना दे देता है। और पड़ोसी जब खबर पाते हैं तो इसकी सूचना कैसे ना तैसे चलकर अब शमीम की बड़ी बहन और साथ में दूसरे नंबर की जो भाभी होती है उनको भी लग जाता है, क्योंकि शमीम की जो बड़े दोनों भाई होते हैं अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने हिसाब से उसी मोहल्ले में एक मकान में काफ़ी सालों से रह रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अब दूसरे नंबर की भाभी को खबर लगता है, लगने के बाद उसी वक्त जो होता है इधर अब शमीम की बड़ी बहन और साथ में दूसरे नंबर की अब भाभी वह भी पहुंचते। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो उसी वक्त शमीम की बड़ी बहन अब शमीम को जब देखती है एकदम अपने आप को दहाड़े मारने से ना रोक पाती है, क्योंकि शमीम जो होती है एक चारपाई होता है, उसी पे खून से लथपथ अवस्था में पूरी तरह से पड़ी होती है। और वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते। तभी इस चीज़ की जो सूचना होता है वहाँ के नज़दीकी थाना अब यशोदा नगर में दे दिया जाता है। अब यशोदा नगर के ही चौकी इंचार्ज होते हैं अब इधर जयवीर सिंह, वह भी जैसे इस चीज़ के बारे में जानकारी पाते हैं और पाने के बाद अपनी दलबल टीम को लेते हैं। और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है अब राजीव नगर के ही अब अब्दुल रशीद के घर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद देखते हैं उनके घर के सामने काफ़ी लोगों का अब जमावड़ा लगा हुआ है। चौकी इंचार्ज अब जयवीर सिंह घर के अंदर दाखिल होते अपनी टीम के साथ, वह भी नज़ारा देखते पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं, क्योंकि शमीम जो चारपाई होता है उसी पर काफ़ी गद्दे होते हैं जो पूरी तरह से खून से लथबीतर होते हैं। इधर शमीम के गले पर किसी नुकीले तेजधार हथियार चलाए जाने के निशान होते हैं। चौकी इंचार्ज अब इधर जयवीर सिंह को पहली नज़र में आभास हो जाता है कि बस करो, शमीम की जो मौत हुई है वह ठीक नुकीले हथियार चलाए जाने की वजह से ही हुई है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से घटनास्थल के तौर तरीके की करती है तो उसी वक्त इसकी जो खबर होता है अब नौबस्ता पुलिस थाने को भी लग जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी अब आलोक कुमार सिंह खबर पाते हैं तो अपनी दल बल टीम को लेते हैं और इसकी सूचना जो होता है फोरेंसिक टीम को भिजवा देते हैं। और चंद मिनट के अंदर आलोक कुमार सिंह भी अपने दलबल टीम को लेकर अब राजीव नगर के ही अब्दुल रशीद के अब घर पहुंच जाते, अंदर दाखिल होते हैं। वही नज़ारा ठीक आलोक कुमार सर भी देखते हैं। वह भी तौर तरीके से अब घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। लेकिन इधर जब चाहते हैं कि अफरीन से पूछताछ किया जाए तो देखते हैं अफरीन की जो हालत होती है वह एक बेहोशी वाली अवस्था की होती है, जिसकी वजह से वहाँ इंस्पेक्टर साहब भी अफरीन से पूछताछ करने के लिए कोई भी जोड़ मरोड़ ना करना चाहते थे। लेकिन तभी पता चलता है कि अभी घर में जो होता है अब इधर अब्दुल रशीद भी ना दिखाई दे पड़ रहे हैं। लेकिन तब तक तो अब रात का 9 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। अब इधर रशीद अहमद और जैसे ही उनका अपना बेटा अतीक अहमद अब अपने ही मोहल्ले में घुसते थे, देखते उनके घर के सामने काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यह जमावड़ा देख कर वह भी काफ़ी चौंक से जाते हैं। लेकिन जैसे अंदर जाते हैं तो उनके कानों में काफ़ी तरह तरह की बातें आने लग जाते हैं। अतीक अहमद और साथ में अब्दुल रशीद घर के अंदर दाखिल होते हैं तो अब्दुल रशीद अपनी बेटी अब शमीम के बॉडी को खून से लथपथ मृत अवस्था में देखते वह भी अपने आप को दहाड़े मारने से भी अब ना रोक पाते हैं। पुलिस की टीम लोगों को समझाती बुझाती है और अपने हिसाब से फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल पर कुछ सबूत इकट्ठा कर लेती है। और वहाँ उसी वक्त जो होता है शमीम के बॉडी का अपने हिसाब से पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। भिजवाने के बाद इधर वहीं पर अब्दुल रशीद से कुछ अहम पूछताछ करती है। अब जब अब्दुल रशीद से पूछा जाता है कि आखिर आपकी बेटी के साथ इस तरह की हथकंडे कौन अपना सकता है, तो अब्दुल रशीद बेधड़क कहने लग जाते कि साहब दिल्ली का ही रहने वाला एक अहमद लमनो नाम का एक लड़का है साहब, हमारी बेटी से आए दिन प्रेम प्रसंग उसका बेजोड़ चल रहा था। लेकिन साहब अपनी बेटी शमीम बानो की जो शादी होती है कई महीनों पहले अपने रिश्तेदार के एक लड़के से तय कर चुके होते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है जब उसके करीबी प्रेम को लगता है, लगने के बाद साहब
वह जो प्रेमी होता है हमारी बेटी के शादी में अड़ंगा बन के खड़ा हो जाता है। बार बार साहब हमारे और हमारी बेटी को भी तौर तरीके से धमकी दिया करता था। हमें साहब यकीन है, बस करो, दिल्ली का रहने वाला जो लड़का है उसी लड़के ने इस तरह के हथकंडे अपनाए होंगे। पुलिस की टीम की जो होती है उसी वक्त हक्की बक्की बंद हो जाती है कि आखिर दिल्ली का रहने वाला जो लड़का होता है या इस तरह के घर में बेधड़क काम कैसे करके जा सकता है। लेकिन वहीं पर खड़ी अब अफरीन भी होती है। पुलिस की जो टीम होती है वही जाती अफरीन से पूछताछ करती है और जैसे अफरीन से पूछताछ किया जाता है तो अफरीन पुलिस के सामने अब बेधड़क जवाब देना शुरू कर देती है। अफरीन कहने लग जाती है कि साहब कल का वही 2 बजे का आसपास का ही अब टाइम होता है। उसी वक्त हमारी जो अपनी बड़ी बहन होती है इधर शमीम के पास एक कॉल आया हुआ था और कॉल पे लगभग काफ़ी घंटे बात कर रही थी। बात करने के बाद साहब हमसे इसी बात का जिक्र कर देती हैं कि बहन तुम इस वक्त ना बाहर चली जाओ, क्योंकि हमें हमारे साथ आज प्रेमी के यहीं पर रहकर वक्त बिताना है। अगर प्रेमी कहीं तुम्हारे ऊपर नज़र मारता है तो हो सकता आज प्रेमी तुम पर दीवाना हो जाए। हम नहीं चाहते हैं हमारे प्रेमी का जो नज़र होता है वह तुम पे पड़े। लेकिन जैसे ही यह बात अफरीन सुनती है, सुनने के बाद वहीं अपनी बहन की बात मानने के लिए अब तैयार भी हो जाती है। और अफरीन कह देती है कि साहब हम अपनी बहन को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद अम्बेडकर पार्क ही अम्बेडकर जो मूर्ति है साहब वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारी बहन भी होती है, लेकिन हमारी जो बहन होती है हमसे कहने लग जाती हैं कि तुम कतई उस लड़के के सामने मत पड़ना। और हम वहीं अम्बेडकर नगर के मूर्ति के सामने बैठे रहते हैं। लेकिन साहब हमारी जो अपनी बहन होती है इधर शमीम बानो वह मूर्ति से पीछे हुए साहब मकान के पीछे गली में चली जाती है और साहब वहाँ मूर्ति के नीचे बैठे बैठे हमें 3 घंटे का वक्त बीत जाता है। लेकिन जब साहब यही 6 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त अपने ही घर में जब जाते हैं तो पता चलता है मेन दरवाज़ा तो खुला हुआ है और घर के अंदर साहब जो हश्र देखते हैं वह अपने आप को कंट्रोल तक ना कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो बहन होती है पूरी तरह से चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। साहब में पूरी तरह से यकीन है, बस करो हमारी जो बड़ी बहन है उनका ही अपना प्रेमी ने इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया है। और थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह यह जब बात सुनते वह भी चौंक से जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानना चाहती थी कि आखिर शमीम के साथ जो होता है किसका लेना देना था। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीते हैं तो अफरीन घर के अंदर जाती है, एक फ़ोटो लेकर बाहर आती है, वहाँ थाना प्रभारी आलोक के सामने रख देती, कहने लग जाती है कि साहब यही लड़का है जिससे हमारी बहन इधर शमीम का काफ़ी महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और हमारी बहन साहब इसी लड़के से शादी करना चाहती थी। पुलिस की जो टीम होती है उस फ़ोटो को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन जब फ़ोटो को देखा जाता है तो उस लड़के की जो उम्र होती है लगभग अब 16 से 17 साल के आसपास ही होता है, लेकिन शमीम की जो उम्र होती है अब 23 से 24 साल के आसपास होता है। पुलिस को भी यकीन नहीं होता है कि आखिर शमीम का आशिक क्या यही लड़का हो सकता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सबका जाती है कि आखिर यह लड़का कैसे शमीम का आशिक हो सकता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से तौर तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण कर वहीं अब्दुल रशीद से कुछ अहम पूछताछ करती है और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लेती है। और इस केस को सुलझाने के लिए वहां अपने ही थाने में बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर एक बेजोड़ मीटिंग करती है। उसी मीटिंग में पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। पता चलिए क्या इधर शमीम बानो की पहले से किसी की रंजिश थी, आखिर वह आशिक है, लड़का दिल्ली का है तो रहने वाला उसका पता ठिकाना कहाँ का है। अब मुखबिर भी लग जाते हैं, लेकिन तब भी पता नहीं चलता कि आखिर दिल्ली का रहने वाला जो लड़का होता है वह है या नहीं है। अब पुलिस की टीम उसी वक्त उस फ़ोटो को लेती है और राजीव नगर के मोहल्ले में पहुंच जाती है। उस लड़के के फ़ोटो को काफ़ी लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लड़के को पहचान नहीं कर पाता कि आखिर यह लड़का कभी राजीव नगर के मोहल्ले में देखा गया है। अब लोगों की बातों को सुनकर वहाँ मुखबिर भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मुखबिर की जो टीम होती है अब जाती है शमीम की जो अपनी पहली नंबर की भाभी होती हैं पुलिस की टीम जरीना के पास पहुंच जाती है और जरीना से जब पूछताछ किया जाता है तो जरीना पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात रख देती है, कहने लग जाती है कि साहब
लगभग 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो उस वक्त जो है समीम के यहाँ एक हम टोकरी लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन जब घर में गए हुए थे तो मौके पर समीम को साहब आवाज़ लगाते हैं, लेकिन समीम जो होती है साहब दरवाज़ा नहीं खोलती। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है घर के अंदर से अफरीन की आवाज़ आती है, कहने लग जाती है कि भाभी समीम बहन नहीं है, आपको क्या चाहिए। लेकिन साहब हम दबे हुए आवाज़ में कहने लगे हमें टोकरी दे दो, हमें खाना बनाना है। लेकिन चंद मिनट के अंदर साहब जो होता है ऊपर दरवाजे के एक जंगला होता है, उसी जंगले से अफरीन साहब हमें टोकरी पकड़ा देती है। यह बात जब थाना इंस्पेक्टर खुद मुखबिरों को देते हैं, वह भी चौक से जाते हैं, वह भी समझ जाते कि बस करो इसमें अफरीन का कुछ लेना देना है। लेकिन तभी मुखबिरों को पता चल जाता है कि समीम की एक अपनी काफ़ी ख़ास सहेली है, अपने इलाके के रहने वाली अब रूबीना है। रूबीना से ही पहले से समीम का काफ़ी लेना देना है। लेकिन पुलिस की टीम अब रूबीना का आता पता ले लेती है और रूबीना के पास जब पहुंचती है तो रूबीना से जब पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने रूबीना अब काफ़ी चौंकाने वाली बात रख देती है। तो पता चलता है कि समीम जो थे अभी कुछ महीने पहले ही अपने घर से 50,000 रुपये लेकर अपने ही प्रेमी से मिलने के लिए अब दिल्ली गई हुई थी। इसकी जानकारी पूरे परिवार को थी और पूरे परिवार वाले जो होते हैं इसके खिलाफ होते हैं। पुलिस की टीम भी अब चौंक सी जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब रूबीना से थोड़ी बहुत सख्ती के तहत पूछताछ करते रूबीना पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब समीम के ही एक अपने ही करीबी चाचा है, उन्हीं का अपना ही बेटा है सिद्दीकी। साहब सिद्दीकी और साथ में समीम का पहले से कई महीनों से अप्रेम संबंध चले थे। लेकिन इस प्रेम संबंध की जानकारी अफरीन की थी। लेकिन साहब अफरीन भी कुछ महीने बाद सिद्दीकी से प्रेम संबंध कर बैठी थी और इसकी जानकारी समीम को लग गई थी। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो अब माजरा क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब समीम बानो और अफरीन बानो का मोबाइल नंबर जो था रूबीना से ले लेते हैं और दोनों का मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है। और जब निकाला जाता तो पता चलता कि ठीक जो होता है घटना वाले दिन इधर अफरीन के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया था। उस कॉल पर लगभग 5 मिनट बात हुए थे। लेकिन पुलिस की टीम जब उस कॉल के बारे में जानकारी लेती तो पता चलता है वह कॉल करने वाला जो नंबर होता है खुद सिद्दीकी का होता है। और लेकिन जब सिद्दीकी अफरीन के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल लगभग कई महीनों का देखा जाता तो पता चलता है इधर अफरीन और साथ में सिद्दीकी के बीच लगभग कई महीनों से कई बार दिनों में बात हुआ करते थे। और पुलिस का जो शंका होता सीधा का सीधा जाकर अफरीन पर टिक जाता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती ठीक अब 15 दिसंबर को ही जाती है। जाने के बाद सीधा का सीधा अब्दुल रशीद और साथ में उनकी बेटी अफरीन और साथ में उनके बेटे अतीक अहमद को अपने कब्जे में लेती और लेकर थाने पहुंच जाती है और तीनों को बैठाकर ठीक अलग अलग जगह पर पूछताछ किया जाता है। लेकिन जैसे पुलिस की टीम इधर अफरीन के ऊपर दबाव मारती है तो अफरीन कोई सादिक मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक सके। अब उसी समय अपनी बड़ी बहन अब समीम बानो की हत्या का जुल्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने अब जो सच्चाई रखती सुनने के बाद पुलिस की टीम का भी कलेजा हिल जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है वैसे ठीक 5 साल पहले होती है। अब समीम बानो की एक अपनी सहेली होती है अब रूबीना। रूबीना ठीक जो होती है समीम बानो की हमउम्र होती है। लेकिन रूबीना की जो शादी होती है अब ठीक 5 साल पहले उसके माता पिता की मर्ज़ी से हो जाता है, क्योंकि घर में रूबीना के अपने टोटल 2 ही भाई होते हैं और दोनों की दोनों शादी तौ तरीके से कर चुके होते हैं और अपने पिता के साथ तौ तरीके से निवास कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सालों के अंदर जो होता है इधर अब रूबीना अपने ससुराल जब चली जाती है और ठीक कुछ महीने बाद रूबीना और साथ में उसके शौहर के बीच अनैतिक को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। यह झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाते हैं कि इधर हमेशा हमेशा के लिए रूबीना अपने ही मायके चली जाती है। लेकिन दोबारा अब अपने ससुराल का रास्ता ना देखती है, जिसकी वजह से इधर रूबीना और उसके शौहर के बीच काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो जाते। इतने मनमुटाव हो जाते हैं कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ जाती है और नौबत आने की वजह से जो होता है दोनों तलाक तक ले लेते हैं। और रूबीना अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए वहीं एक कंपनी होता है अब उसी में जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ठीक ठाक आमदनी हो पाता है। आमदनी तो चलने लग जाता है। लेकिन उसी कंपनी में रहने वाला एक लड़का होता है अब रिताक के साथ जो होता है रूबीना का कुछ महीने के अंदर प्रेम संबंध चल जाता है। रिताक जो होता है टोटल 2 बीवियों का पहले से ही शौहर होता है।
लेकिन तीसरी बीवी बनने के लिए रुबीना भी तैयार हो जाती है। अब लेकिन तीसरी बीवी बनकर जैसे रुबीना इधर पति के अब घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो होता है दोनों बीबियां इधर खुद जो होता है अपने ही शौहर से लड़ना झगड़ना अब शुरू कर देती है। कभी कभी जो होता है रुबीना के साथ गलत व्यवहार कर देती है। रुबीना भी समझ जाती है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और रुबीना अपना पीछा छुड़ाकर दोबारा अपने ही मायके चली आती है। और लेकिन इसी बीच रुबीना की दोस्ती होती है अब शमीम बानो से हो जाता है और शमीम बानो से होने की वजह से दोनों का जो लगाव होता है एक साथ हो जाता है। दोनों कहीं भी अगर घूमना फिरना चाहते हैं तो दोनों एक साथ ही जाते हैं। इसमें अब्दुल रशीद जो होते हैं रोकने टोकने की कोई उसमें पहरा तक न लगवाते हैं। दूसरी तरफ रुबीना भी पूरी तरह से अपनी बहनियों से आज़ाद थी क्योंकि उसके जो माता पिता होते हैं ठीक कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होते हैं। घर में इकलौती होने के नाते खुला माहौल अब रुबीना भी पा जाती है और रुबीना के नक्शे कदम पर इधर शमीम बानो भी चलने लग जाती है। लेकिन इसी बीच शमीम बानो के ही एक अपना चचेरा भाई होता है अब सिद्दीकी के अपने माता पिता होते हैं। लेकिन सिद्दीकी जो होता है शमीम बानो का हमउम्र होता है और दोनों एक ही घर के आमने सामने होने की वजह से अब घर का आना जाना बन जाता है। और इस तरह आना जाना बन जाता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध चल जाता है और संबंध का जो सिलसिला होता है अब कई महीनों तक चलता है। और चलते चलते जब कई साल और बीत जाते हैं तभी इसी बीच सिद्दीकी की जो नज़र होती है अब यह नज़र जाकर अफरीन बानो पर पड़ जाता है। अफरीन बानो जो होती है अपनी बड़ी बहन से लगभग अब 4 साल छोटी होती है लेकिन उसकी जो खूबसूरती होती है 4 चाँद लगा रही होती है। लेकिन इसी बीच अफरीन भी वह कदम बढ़ा लेती है जिस कदम पर पहले ही इधर शमीम बानो चल चुकी होती है। अफरीन सिद्दीकी से इतना लगाव ले लेती है कि सिद्दीकी जो होता है अब इधर शमीम पर कम ध्यान देना शुरू कर देता है और कम ध्यान देने की वजह से चंद मिनट के अंदर एक दिन जाकर खुद अफरीन के सामने प्रेम का इजहार कर देता है। अफरीन जो होती है खूबसूरती देखकर ना अपनी बहन के रिश्ते को देखती है और बिना रोक टोक के इधर अफरीन और साथ में सिद्दीकी के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और प्रेम प्रसंग के कुछ महीने बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध भी बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होती है इधर शमीम बानो पूरी तरह से अपनी बहन और अपने प्रेमी से अब इन रिश्ते से नासमझ होती है। इधर रुबीना के साथ बड़ी जल्दी इतनी करीब आ जाती है कि रुबीना के साथ जो होता है अब धीरे धीरे कानपुर छोड़ अब रुबीना और शमीम बानो का दिल्ली आना जाना बन जाता है। लेकिन दिल्ली में रह रहे एक लड़का होता है काफ़ी हैंडसम होता है उसी के साथ जो होता है दूसरी तरफ से इधर शमीम बानो का प्रेम प्रसंग चल पड़ता है और वहाँ जाकर शमीम बानो उस लड़के से शादी तक का फैसला लेती है और फ़ोटो अपने पास लेती है और इसकी जानकारी अपनी सहेली अब रुबीना को देती है। कहने लग जाती कि रुबीना अब हमारी जो शादी होती जो निगाह होगा इसी लड़के से होगा, भले ही उम्र में हमसे लगभग 6 साल छोटा है लेकिन शादी तो इसी लड़के से करेंगे। रुबीना भी कह देती आखिर तुम्हारे अब्बू अगर इस चीज़ की खबर पाते हैं तो हो सकता है तुम्हारे खिलाफ़ हो जाएं। तो वहीं पर शमीम बानो कह देती है हमारे खिलाफ़ कोई ना होगा क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। रुबीना भी हंस के बात तो स्वीकार कर लेती है और करने के बाद अपने घर आती है। आने के बाद अपनी प्यारी बहन अफरीन बानो की खबर दे देती है। अफरीन बानो जब खबर पाती है वह भी खुश हो जाती है। वह सोच लेती है कि चलो हमारी बड़े बहन का जो प्रेमी है अब अब्दुल हमारा अपना खुद का प्रेमी हो चुका है। पूरा का पूरा जो हक है हमारी अपनी बड़ी बहन की ना है बल्कि हमारा खुद अब उस आशिक पे है। लेकिन कुछ महीने जब बीतने का शमीम बानो जो होती जब भी घर में रहती तो अपने दिल्ली वाले प्रेमी से लगातार फ़ोन पर उलझी पड़ी रहती थी। लेकिन अब घर में अफरीन का जो होता है अब सिद्दीकी से मिलना जुलना दुश्वार हो जाता। वह भी समझने लग जाती है कि हमारी जो बड़ी बहन है हमारे इस प्यार में पूरी तरह से अड़ंगा बन रही है और जिसकी वजह से अपनी बहन से कभी कभी मनमुटाव दिखाते हुए झगड़े तकरार कर देते हैं। लेकिन इसी बीच की जो जानकारी होती है अब शमीम बानो को लग जाता कि हमारे अपने ही प्रेमी से इधर हमारी बहन अफरीन का महीनों से प्रेम संबंध चल रहा। और इसकी जानकारी पाने के बाद अब शमीम बानो अपनी छोटी बहन के पास आती है और तौर तरीके से व्यवहार वाली बात करते हुए समझाने लग जाती है कि देखो बहन सिद्दीकी एक ऐसा चाल स्वभाव वाला लड़का है जो हर किसी के फ़ायदा उठाने के लिए उसके पास तौर तरीके के दिमाग है और उसके दिमाग के साथ तुम खिलवाड़ मत करो नहीं तो तुम्हारे दिमाग के साथ वह खेल जाएगा। लेकिन यह बात जो थी अफरीन के मन में कभी बैठती नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह से सिद्दीकी के प्यार में अंधी हो चुकी होती है और सिद्दीकी से मिलने के लिए अब कोई ना कोई रास्ता खोजने भी लग जाती है।
और जब खोजने लग जाती है तो इसी बीच जो होता है अफरीन भी सोच लेती है कि आखिर हमारी जो बहन है हमसे दूरी बनवाना क्यों चाह रही है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी बहन चाहती है कि अपने पुराने प्रेमी से अब हमारा रिश्ता अब ना बने। लेकिन अफरीन और इधर दोनों सिद्दीकी मिलकर ख़तरनाक प्लान तक बना लेते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि ना घर में हमारी बहन अब शमीम बानो रहेगी और ना कोई हमें रोकने टोकने वाला रहेगा। अपने प्यार का प्रेम चर्चा पूरे घर में बेदौर चला के रहेंगे। और इसी बीच अब शमीम बानो भी अपनी बहन से बेखबर हो जाती है और इधर पूरी भरपूर अफरीन बानो फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं। अफरीन बानो और अब्दुल सिद्दीकी दोनों मिलकर एक ख़तरनाक फैसला तक ले लेते हैं और उसी फैसले के तहत जो होता है ख़तरनाक योजना बना लेते हैं। और तभी ठीक जो होता है इधर जैसे ही 11 दिसंबर अब साल 2013 का ही वही अब शाम का वक्त होता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है इधर अब्दुल रशीद अपने बेटे आतिक अहमद को लेकर वहीं पास बेल्ट वाली कंपनी में चले जाते हैं और शाम का पूरा घर सुनसान हो जाता है, क्योंकि उस समय शमीम मौके पर ही घर में होती है। लेकिन शमीम अपने प्लान के बारे में सोच ही रही थी और घर के बाहर जाती है तो अब्दुल से मुलाकात कर लेती है, क्योंकि घर में ही रहकर वह अब्दुल से फ़ोन पर लगभग 5 मिनट बात करती है प्लान के बारे में। अब्दुल कहने लग जाता कि तुम घर के बाहर आओ, हम बाज़ार में मिल रहे हैं। और घर में जाती है और वहीं बिरयानी की दुकान पर और 3 पैकेट बिरयानी पैक करवा लेती है, लेकिन एक बिरयानी में काफ़ी सारी नींद की गोली भी मिला देती है। और 3 पैकेट बिरयानी लेकर अब अपने ही घर में अफरीन बानो और साथ में सिद्दीकी को लेकर अब घुस जाती है। लेकिन दोनों वहीं मिलकर अब शमीम से काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन वही बिरयानी जो होती है अब चंद मिनट के अंदर शमीम बानो बिना कुछ सोचे समझे गटक जाती है। लेकिन चंद मिनट के अंदर शमीम बानो को काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। अब नींद की अवस्था को देखने के बाद दोनों समझ जाते कि मौका अच्छा दिख रहा। अफरीन किचन में जाती, वहीं से तेज धार नुकीला हथियार लेती है। वह हथियार लेने के बाद खुद इधर सिद्दीकी के हाथ में पकड़ा देती है और सिद्दीकी और इधर अफरीन बानो दोनों मिलकर बेरहम तरीके से अपनी बहन का वही चारपाई पर रजाई में सोते हुए अवस्था में बेरहम तरीके से गले पर चढ़ाकर हत्या कर देते हैं और समझ जाते हैं कि अब हमारे कांटे का जो रास्ता है पूरी तरह से हट सा गया है। लेकिन चंद मिनट के अंदर सिद्दीकी वहाँ से पिछले वाले दरवाजे से अब 9-2-11 हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब 5 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त अब शमीम बानो की जो अपनी अब बड़ी भाभी होती है मौके पर दरवाजे पर आ पहुंचती है और वह टोकरी मांगने लग जाती खाना बनाने के लिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी सन्नाम है। तो मांगने जब लग जाती है तो उसी वक्त जो होता है घर के अंदर सिर्फ इधर अफरीन होती कहने लग जाती है कि घर में कुछ अर्जेंट काम हो रहा है, भाभी जी आपको क्या चाहिए। लेकिन उसकी जो अपनी भाभी होती है जरीना या बात सब सुनती कहने लग जाती कि हमें जल्दी से एक टोकरी दे दो। लेकिन अफरीन समझ जाती है कहीं मामला सबके सामने खुल ना जाए और घर के अंदर से जंगले के सहारे जो होता है अब वह टोकरी अपनी भाभी और जरीना को पकड़ा, लेकिन जरीना तो चली जाती है। लेकिन जैसे ही जाती है तो उसी वक्त इधर खुद अब शमीम बाहर निकलती है। सामने गिमटी होता, उसी गिमटी पर जाती है, वहाँ से सिगरेट की पैकेट लेती है। लेकिन दुकानदार पूछ बैठता कि आखिर सिगरेट किसके लिए चाहिए और वहीं पर जरीना भी कह बैठती है कि हमारे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। वह सिगरेट खुद प्लान के तहत जो होता है अपने ही करीबी प्रेमी सिद्दीकी के लिए लेकर आती है और घर में जब पहुँचती है वही सिगरेट का डब्बी सिद्दीकी को पकड़ा और सिद्दीकी जो होता है वही डब्बी लेकर सीधा का सीधा पीछे वाले दरवाजे से अब निकल जाता है। 1 घंटे बीतने के बाद दोबारा इधर जरीना की जो अपनी भाभी होती है वह दोबारा एक खीर लेकर पहुंच जाती हैं और जब पहुंचती है तो सारा मामला पुलिस के सामने उसी वक्त आ भी जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों अब पुलिस के सामने जब यह सच्चाई अफरीन और साथ में सिद्दीकी रखते सुनने के बाद वहां खड़े अब्दुल रशीद और साथ में अब्दुल रशीद के घर में मौजूद दोनों बेटे पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते। पुलिस की जो टीम होती है इधर अफरीन बानो और सिद्दीकी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद वहाँ के ही अब कोर्ट में ले जाती है और तीनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें अरुण कुमार
वर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और राम किशोर यादव जो उत्तर प्रदेश आगरा शहर के रहने वाले हैं। और इधर दीपक कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश और इधर आजमगढ़ के ही दूसरे छोर के रहने वाले हैं। और साथ में राम किशोर वर्मा मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी सारे हमारे व्यूवर हैं, हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।